म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन इतने सारे टाइप्स एंड ऑप्शंस में से किसके लिए कौन सा सही है ये कैसे डिसाइड करें। वैसे तो हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज एक ओवरव्यू दे देगी आपको कंप्लीट म्यूचुअल फंड वर्ल्ड का और इन्वेस्टमेंट का, लेकिन फिर भी एक एक्सपर्ट की एडवाइस बेस्ट है जब इन्वेस्टमेंट्स की बात हो। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे एक म्यूचुअल फंड एनालिस्ट से सीखते हैं कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है। सो वी वेलकम श्रुति अग्रवाल। श्रुति प्रोफेशन से एक सीए है और म्यूचुअल फंड एनालिस्ट है एट वैल्यू रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दिस, पर्सनल फाइनेंस पे आर्टिकल्स लिखने के लिए काफी फेमस है लिंक्डइन पर। Hi Mandeep, hi Ankit. Thanks for introducing me and thanks for inviting me over your podcast. Actually, thank you for taking out the time and it's our pleasure to host you. अच्छा श्रुति, तो सीए क्वालिफाई करने के बाद यू हैड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कि और उसमें भी इन्वेस्टमेंट डोमेन जो काफी बड़ा है, तो स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स ही क्यों चूज किया एज अ करियर ऑप्शन? So actually the thing is कि investment world में the most important investment avenue is equity because long-term wealth creation and to beat inflation it is the only solution which an investor has. And now when it comes to equity, there are two options. One is directly you research yourself in which stock you want to invest into. लेकिन उसके लिए investor को खुद ही research करनी पड़ती है, कौन सा stock लेना है, कितने time के लिए उस stock को रखना चाहिए, when to buy, when to sell. And usually a lot of people वो लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं in their own job and their own life. They don't want to invest a lot of their time companies की research करने में. So यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स काफी हैंडी होते हैं बिकॉज यहाँ पे एक एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेता है. एज एन इन्वेस्टर आपको बस एक म्यूचुअल फंड को पैसा देना होता है एंड बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंड मैनेजर की होती है उस पैसे को ग्रो करने की. सो इन माई ओपिनियन लाइक फॉर अ लार्जर मासेस म्यूचुअल फंड एक ज्यादा वाइबल ऑप्शन है बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है एंड बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है इन सब रिसर्च को करने के लिए. जो लोग बहुत ही सेवी इन्वेस्टर्स हैं एंड बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं उनके लिए भी म्यूचुअल फंड इंक्लूड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में जस्ट टू बैलेंस आउट देयर पोर्टफोलियो. सो फॉर एग्जाम्पल की कोई इन्वेस्टर हो सकता है जो बहुत ही एक्टिवली स्टॉक्स पिक कर रहा है लेकिन एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके वो थोड़ा सा खुद के पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है ताकि ज्यादा वॉलेटाइल ना हो. तो बेसिकली तुमने सोचा कि कॉमन मैन के लिए हैंडी हुआ जाए ताकि डीप एनालिसिस और रिसर्च करके यू कैन हेल्प देम. या रिसर्च करके या फिर लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स देके बिकॉज म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए बहुत ज्यादा माइंड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं. आई मीन एक रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन एक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग हो सकती है बिकॉज उसमें बहुत न्यूएंसेस होते हैं. सुन के ही पता चल रहा है हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन म्यूचुअल फंड्स. तो म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर अ बिगिनर एंड वी अग्री दैट टू. बट फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे कुछ पॉइंट जिसके बारे में सोचना चाहिए हमें. या सो एक्चुअली बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब सोचते हैं तो दे स्टार्ट विद अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन विच इज टेल मी 3 or 4 म्यूचुअल फंड जहां मैं अपना पैसा लगा दूं. बट एक्चुअली द ट्रूथ इज कि नो एक्सपर्ट कैन गिव अ डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल. एग्जैक्टली ऑन पॉइंट श्रुति. और इतनी पर्सनल बातों के बीच में एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये सब श्रुति का पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम स्टडीज एंड वर्किंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. तो जब भी किसी को इन्वेस्ट करना होता है उससे पहले दैट पर्सन शुड आस्क व्हाई आई वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट हराइजन एंड व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट. स्टॉक एक्सचेंज पे हजारों 4-5 हजार स्टॉक्स लिस्टेड है एंड ऑफ कोर्स सबका रिस्क लेवल सेम नहीं होगा, सबका रिटर्न पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा. सबकी नीड्स को केटर करने के लिए हर टाइप का म्यूचुअल फंड होता है मार्केट में, लेकिन आपको खुद को एनालाइज करके देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ठीक है टू स्टार्ट विद. तो जैसे अगर किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी फंड्स, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है एंड एक गोल है जो 2-3 साल में ही पैसा वापस चाहिए तो दे शुड गो फॉर डेट फंड्स. तो यू मेंशन कि किसी को अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट उसके लिए जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी तो करनी पड़ेगी ना. असली बात ये है कि जिस दिन हाथ में पैसा आ जाए उस दिन इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज एंड दिस इज सो ट्रू. जिस दिन से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग उस दिन से वो पैसा रिटर्न कमाना स्टार्ट कर देता है एंड वी ऑल नो अबाउट कंपाउंडिंग की वो कैसे ओवर टाइम बहुत वाइल्ड हो जाता है एंड जितना जल्दी लोग स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा उनका पैसा ग्रो होता है. एंड अगर अभी तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो बेस्ट टाइम आज का दिन है जब वो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं. ट्रू. एवरीवन प्लीज टेक नोट्स कि आज का दिन बेस्ट है.
और हमने भी अपने पॉडकास्ट में, अपने इंस्टाग्राम पे काफी बार बताया है कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा होता है। तो आप लोग वो भी सुन सकते हो, हमारे प्रीवियस एपिसोड्स भी, और इंस्टाग्राम पे हम जो एनालिसिस पोस्ट देते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड। तो मान लो आज मुझे फर्स्ट सैलरी मिली एंड आई हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट आज से ही, अनलाइक अदर्स जो पार्टी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो पहली इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे अपने एनालिसिस में पास्ट रिटर्न्स को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए? मतलब पास्ट रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली द गोल ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू अर्न मनी, राइट? एंड हालांकि जब मैं ये बोल रही हूँ तो ये बात भी सच है कि पास्ट रिटर्न्स कोई गारंटी नहीं होती फ्यूचर रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड्स में या फिर कहीं भी। लेकिन स्टिल इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप किसी म्यूचुअल फंड को जज करोगे। बिकॉज ऐसे तो फिर आप बहुत ही गंदा म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। मार्केट में हर तरीके का प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम किसी और बिजनेस की भी बात करें, सब में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बिजनेस है एएमसीज का, एंड कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। मतलब आप क्वालिटी को परफॉर्मेंस से लिंक कर सकते हो। सो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन कितने पीरियड का देखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने चाहिए, एंड 1 ईयर रिटर्न्स तो बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए बिकॉज उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इक्विटी फंड में अगर 1 साल के लिए लगा रहे हो तो ये सबसे पहली गलती है आपकी। एंड आज की डेट पे अगर कोई 1 ईयर रिटर्न्स देखेगा तो वो तो लाइक 50-60% या फिर कुछ फंड्स के 100% भी देखने को मिलेंगे। बिकॉज हमको पता है कि लास्ट ईयर मार्च में कोविड के फॉल के बाद स्टॉक मार्केट एकदम बुल रन पे है। कोई भी आज के 1 ईयर रिटर्न्स को देख के ये एक्सपेक्टेशन ना बनाए कि उसको इक्विटी फंड से 1 साल में 50-60% रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर हम ध्यान ना दें तो पास्ट रिटर्न्स काफी ज्यादा मिसलीडिंग हो सकते हैं, राइट? इक्विटी फंड्स के लिए इन्वेस्टर्स कैन सी 3 years एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 year रिटर्न्स। बिकॉज इन जनरल कम से कम 5 साल का तो आपका होराइजन होना ही चाहिए अगर आप इक्विटी में लगा रहे हो पैसा। बिकॉज इतना वॉलेटाइल है शॉर्ट टर्म में कि यू नेवर नो कि वो बियर और बुल रन कितना लंबा होगा। बट यू नो कि हाँ 5, 10, 15, 20 साल में तो पैसा बढ़ना ही है। एंड अगर कोई डेट फंड्स देख रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन छोटा होता है। एंड सिंस डेट फंड्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे लिक्विड फंड होते हैं वो 3 महीने तक की मेच्योरिटी में पैसा लगाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 से 3 साल में लगाता है, फिर इन दोनों के बीच में भी डिफरेंट मेच्योरिटीज के फंड्स होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपको आपका जो गोल है या फिर आपको जितने टाइम बाद पैसा चाहिए वो कितना दूर है आज की डेट से जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको रिटर्न देखना चाहिए। सो जैसे अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 1 साल और 3 साल के रिटर्न देख के जज करना चाहिए कि फंड ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। वहीं अगर कोई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन देख रहे हैं, लेकिन ठीक है उसको अगर 1 साल या 1.5 साल तक पैसा लगा के रखना है तो वो 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल ऐसा रिटर्न देख सकता है। सो अपने इन्वेस्टमेंट हराइजन के हिसाब से एंड वो जो फंड है उसमें जो उस फंड का पोर्टफोलियो में जो इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज है वो इन जनरल कितने टाइम, कितनी मेच्योरिटी की है, उसके हिसाब से रिटर्न्स का पीरियड देखना चाहिए। और अगर लाइक यू सेड कि पास्ट रिटर्न्स पे ज्यादा आप रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि देयर इज नो गारंटी कि फ्यूचर में भी वो सेम चीज हो, तो लाइक व्हाट्स द अल्टरनेटिव, और रोलिंग रिटर्न्स कहाँ पे पिक्चर में आता है? Yeah, so actually it is a very important thing which you have just mentioned, that is rolling returns. So I explain. So जब हम ये रिटर्न्स की बात करते हैं ना कि हम 5 साल के रिटर्न्स देख रहे हैं या फिर 3 साल के रिटर्न देख रहे हैं, तो इन जनरल हम ये सोचते हैं कि अगर मैं आज किसी फंड के रिटर्न्स देख रही हूँ और मैं 5 साल के रिटर्न्स देख रही हूँ तो मैं पिछले 5 साल में जा रही हूँ उस फंड के लिए। बिल्कुल। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से कि कोई 1 जनवरी 2021 में खड़ा है तो 1 जनवरी 2016 की एनएवी को 1 जनवरी 2021 की एनएवी से कंपेयर करके रिटर्न निकालेगा जो उसका 5 ईयर रिटर्न होगा उस फंड का। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। तो पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये है कि हो सकता है वो फंड लकी हो गया हो, या फिर हो सकता है वो फंड बहुत ही इनकंसिस्टेंट था, उसने स्टार्टिंग के 4 साल तो बहुत ही बेकार परफॉर्म किया और पिछले कुछ महीनों में ही उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो उसकी वजह अब सिंस जो इन्वेस्टर देख रहा है वो तो 1 जनवरी 2016 के एनएवी को 1 जनवरी 2021 से कंपेयर कर रहा है, बीच में तो कुछ रोल ही नहीं आ रहा उस फंड की परफॉर्मेंस का। तो ये एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं देता कि फंड ने कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म किया था। एंड ऐसा हो सकता है जैसे अभी तो बुल रन चल रहा है तो बहुत सारे स्टॉक्स उठे हुए हैं, इवन दो उनका फंडामेंटल्स खराब है या फिर उनकी क्वालिटी बेकार थी, उनको उतना दे आर जस्ट लाइक कि स्पेकुलेशंस की वजह से दे आर राइजिंग। तो हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड ने इसलिए अच्छा परफॉर्म कर दिया, एंड जरूरी नहीं है कि फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स पिक किए थे। तो इस इनकंसिस्टेंसी और इस बायसनेस को रिमूव करने के लिए पिक्चर में आता है रोलिंग रिटर्न्स। सो रोलिंग रिटर्न्स क्या करते हैं कि जैसे अगर मुझे किसी फंड इक्विटी फंड के 5 साल के रिटर्न्स देखने हैं तो मैं सिर्फ 1 जनवरी 2021 पे नहीं देखूंगी। सपोज मैं पिछले 2 साल में हर महीने के एंड पे उसके 5 साल के रिटर्न देखूंगी।
सो 1 जनवरी 2019 में मैं उसके 1 जनवरी 2014 से रिटर्न देखूंगी। ओके फरवरी 2019 में मैं फरवरी 2014 से रिटर्न देखूंगी। फिर मार्च 2019 में मार्च से रिटर्न देखूंगी। तो मैं हर महीने के एंड पे उसका 5 साल का रिटर्न देख रही हूँ। सो अगर बीच में उस फंड ने बेकार परफॉर्म किया होगा तो वो साफ साफ उसका बीच में परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। एंड जो रीसेंसी बायस है कि फंड ने अभी भी अच्छा किया होगा वो इससे एलिमिनेट हो जाता है। बेसिकली रोलिंग रिटर्न्स देखने से मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो पता चल जाती है म्यूचुअल फंड की। और अगर कोई म्यूचुअल फंड मतलब रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करा है या फिर पहले अच्छा 1 साल उसका बहुत अच्छा था, वो भी पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या फिर मतलब कभी कभी ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो उससे हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। राइट तो जैसे मैं इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे सकती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो लेट्स से कि यू वांट टू बिल्ड अ क्रिकेट टीम एंड यू हैव सम 20-30 प्लेयर्स विद यू। अब इनमें से 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है, लेकिन उनका पिछले 5 मैचेस में एवरेज रन 20 रन का है। एंड वहीं दूसरे 10-15 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले मैच में तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उनके पिछले 5 मैचेस का एवरेज स्कोर इज 80 रन। सो नाउ यू टेल मी कि अगर तुम कोच हो किसी ऐसी टीम के जिसमें तुमको प्लेयर्स चूज करने, तो तुम किसको चूज करोगे, जिन्होंने सिर्फ पिछले मैच में अच्छा किया था फिर जिन्होंने ऑन एन एवरेज अच्छा खेला है? करेक्ट, ऑब्वियसली द हायर एवरेज के है उनको चूज, बट राइट when you put it this way, now it makes a lot of sense कि rolling returns पे लोगों को ज्यादा क्यों ध्यान देना चाहिए instead of normal returns। और श्रुति, हम रोलिंग रिटर्न्स चेक कहाँ से कर सकते हैं? वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहां मैं काम भी करती हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हैं रोलिंग रिटर्न्स किसी भी फंड के। उसके अलावा एक वेबसाइट है advisorcoach.com, उस पर भी रोलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं। इतना एनालिसिस करने के बाद जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और एज अ न्यू कमर इनटू इन्वेस्टमेंट्स हम काफी इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड वन डील विद इम्पेशेंस, और क्या SIP एक अच्छा तरीका है उससे डील करने का? हाँ, काफी हद तक ये बात एकदम सच है, एंड स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वहां पे इतना वॉलेटाइल मार्केट है। अब जैसे आज के टाइम पे अगर कोई एक साथ 1 या 2 लाख रुपए लगा दे और एकदम से मार्केट में करेक्शन आ जाए अगले कुछ महीनों में और एकदम से मार्केट गिर जाए, तो कोई भी नया इन्वेस्टर घबरा जाएगा एंड उसको लगेगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, और वो अपना पैसा निकाल के कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और वो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी सबको यही बोलेगा कि इक्विटी मार्केट बुरी चीज है। करेक्ट। तो एक्चुअली इक्विटी इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो, वो हमेशा SIP के रूट से ही इन्वेस्ट करे, क्योंकि उससे उसकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। जब मार्केट बढ़ेगा तो उसको कम यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो उसको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज वो जो टेंशन होती है ना एक इन्वेस्टर के माइंड में कि यार पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरे फंड मेरे ही इन्वेस्टमेंट करते ही मार्केट गिर जाए। एंड यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद ही उनका शेयर गिर गया, फिर ऐसा कुछ हो गया। तो ये काफी अच्छा प्रोटेक्शन हो जाता है वॉलेटिलिटी को बीट करने के लिए। डेट फंड्स में इतना जरूरी नहीं है कि आप SIP में करो, वहां पे वॉलेटिलिटी नहीं होती, सो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना है, एक नया जॉब पर्सन है जिसकी अभी भी जॉब लगी है, तो उसके पास एक साथ इतना पैसा होगा भी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यूजुअली लोग बैंक की RD करवाते हैं ऐसे केस में, जो हमारे पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं हमको, क्योंकि हमको हर महीने कुछ कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको बैंक RD की जगह, स्पेशली व्हेन यू आर यंग एंड आपके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आप उसको इक्विटी में लगाओ एंड आप थोड़ा सा पैसा डेट में लगाओ, ताकि आपका पूरा पैसा एक रिस्की एसेट क्लास में ना हो। So SIP is best. We have already covered this multiple times. Like 2 एपिसोड पहले हमने SIP भी कवर किया था, उसके साथ साथ हमने एक्सपेंस रेशियो भी कवर किया था कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। Like I want to understand कि before investing in any scheme of mutual fund, एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है मतलब देखना, और आइडियली फॉर अ म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए फॉर इक्विटी फंड या डेट फंड, या फिर ये मैटर ही नहीं करता? ऐसा बोलना तो गलत होगा कि मैटर नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं है कि सबसे जरूरी चीज यही है। सो एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड चार्ज करता है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। अब क्योंकि ये भी एक बिजनेस कंपनीज होती हैं एंड सबके ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग होते हैं, सबका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अलग होता है, तो इन सबके एक्सपेंस रेशियोज भी डिफरेंट लेवल पे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी मनमानी से कुछ भी आपसे चार्ज कर सकता है। बहुत रिसेंटली लाइक 2-3 साल पहले सेबी ने इस चीज पे एक कंट्रोल लगाया है, उन्होंने मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो फिक्स किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए। और मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि एक कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम कितना एक्सपेंस रेशियो आप इन्वेस्टर से चार्ज कर सकती है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि इक्विटी फंड्स में वो मैक्सिमम 2.5 है और डेट फंड्स के लिए वो 2% है। और मतलब यहाँ मैं इन जनरल ओपन एंड
फंड्स की बात कर रही हूँ। मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम देखें तो 2.5 और 2 से अगर जितना कम हो उतना बेटर है म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। या सो एक्चुअली जब आप म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो आप कुछ कुछ फैक्टर्स देखेंगे, जैसे आप उनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उनका सेक्टर में क्या लोकेशन है, कितने फंड्स कितने स्टॉक्स है उस म्यूचुअल फंड में। तो लाइक कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल हो जाते हैं कि यार इतने स्टॉक्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं अगर किसी म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम स्टॉक्स हैं एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो वो आपके लिए एक सही बात नहीं है, बिकॉज आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता पोर्टफोलियो का अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो ये काफी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। राइट। एंड उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो आप देखेंगे, तो जब आप एक 4-5 फंड्स की लिस्ट बना लेंगे कि हाँ यार ये फंड्स हैं जिनमें मैं अब न्यूट्रल हूँ, लाइक ठीक है कोई फंड में थोड़ा बहुत फर्क होगा, ऑफ कोर्स सारे फंड्स एकदम सेम नहीं होंगे, एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एकदम प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें से बेस्ट होगा वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज एज आई सेड कि पास्ट रिटर्न्स को देख के आप जज नहीं कर सकते कि फ्यूचर में उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। आप बस एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इस फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा किया तो शायद आगे भी ऐसा ही करेगा, गिवन दैट कि और चीज चेंज नहीं हो रही उस फंड के अंदर, उसकी ओनरशिप, उसका फंड मैनेजर या कुछ भी ऐसा। तो जब आप उन सब फंड्स में कंफ्यूज होते हो ना कि यार इनमें से एक को कौन सा फंड लेना है, फिर तो उस टाइम पे एक्सपेंस रेशियो हैंडी हो जाता है, बिकॉज आप डिसाइड कर सकते हो जिस फंड में आपको सबसे कम कॉस्ट लग रही है वो फंड ले लेती हूँ या वो फंड ले लेता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फंड्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू वो फंड्स जिनका मीडियोकर एक्सपेंस रेशियो होता है लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम है बाकी पैरामीटर्स को एनालाइज करने में, तो हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाला लेना चाहिए। एंड यूजुअली ऐसा हो जाता है इन्वेस्टर्स के साथ क्योंकि डिफरेंस इतना छोटा दिखता है परसेंटेज में, लाइक किसी म्यूचुअल फंड का हो सकता है 1% हो और किसी का 2% हो, तो कोई भी सोचेगा ठीक है 1% का रिटर्न है क्या ही फर्क पड़ जाएगा, दूसरा वाला ले लेता हूँ। बट आई टेल यू इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। तो सपोज आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप 10,000 रुपए की SIP करवाई है किसी ने 20 साल के लिए सपोज, एंड लेट्स अज्यूम कि उसको 12% का रिटर्न मिल रहा था अपने इस 20 साल में, उसका नॉर्मल कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न उसका 12% था। तो अगर उसने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है 12% रिटर्न में, बोल रही हूँ कि इन जनरल दोनों म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो सेम था एंड उनके स्टॉक्स ने इतना रिटर्न दिया, तो जिस म्यूचुअल फंड का 2% एक्सपेंस रेशियो होगा वो इन्वेस्टर को अराउंड 85-86 लाख का रिटर्न देगा, एंड जिसका 1% एक्सपेंस रेशियो होगा वो 99 लाख या 1 करोड़ तक का रिटर्न देगा। सो सी वो 1% 20 साल में 15 लाख का डिफरेंस क्रिएट करेगा, which is huge in long term, like 50 which is huge, right? मतलब ऐसा भी नहीं कि इसका मतलब आप ये सोचो कि यार जिस भी म्यूचुअल फंड का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होगा मैं उसी को जाके खरीदूंगा या खरीदूंगी, बिकॉज हो सकता है वो फंड कम चार्ज कर रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा फंड नहीं है बाकी पैरामीटर्स पे। तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। अमेजिंग। तो यहाँ तक के पॉइंट्स हो गए एक इनिशियल एनालिसिस जो हमें जरूर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। एपिसोड के अगले पार्ट में हम श्रुति से डिस्कस करेंगे कुछ और फैक्टर्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम एक सेफ एंड लॉन्ग लिविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द